नमस्कार। आज की स्पेशल रिपोर्ट विशेष है। आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी। जैसा कि कहते हैं, शाहजहां ने ताजमहल को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट के हाथ कटवा दिए थे। देशभक्ति की कहानियां लिखने वाले एक कथाकार का हाथ अंग्रेजों ने भी कटवाने की कोशिश की थी। ये कथाकार कोई और नहीं, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद थे। ये खुलासा किया है कि वाराणसी में प्रेमचंद के पुश्तैनी गांव लम्ही में रहने वाले उनके एक पड़ोसी बुजुर्ग ने ये बातें सामने रखी हैं। प्रेमचंद की 135वीं जयंती पर उनके पुश्तैनी गांव का हाल जानने पहुंचे IBN 7 को उनके बारे में बहुत सारी ऐसी अनसुनी कहानियां जानने को मिली, जिनके बारे में हम पहली बार यही खुलासा कर रहे हैं। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के साथ देखते हैं हिंदी को उसके आधुनिक भाषा देने वाले कथाकार की दास्तान, जिसे कहा जाता है कलम का सिपाही। सब ठंडे पड़ गए हाथ पांव। हाड़ कपा देने वाली पूस की रातों में खेतों की रखवाली की तकलीफ खेत जल जाने से कहीं ज्यादा थी किसान हल्कू के लिए। इसलिए जब उसका खेत जल जाता है तो मुंह से उसके निकलता है, चलो अब रात को पहरेदारी तो नहीं करनी पड़ेगी। रात को ठंड में कम से कम पहरेदारी तो नहीं करनी पड़ेगी। आज भी ना जाने कितने लोग हैं जो जिंदगी की तकलीफ के सामने सरेंडर कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। इंसान के भीतर छुपे ऐसे गूढ़ मनोभावों को करीब 100 साल पहले किसी फिल्म की तरह सामने रख देता था जिंदगी का वो चितेरा, जिसे आप हम सभी कहते हैं कलम का सिपाही। लिव इन रिलेशनशिप पर जिसने 100 साल पहले लिखा, जिसकी कलम से डर गए अंग्रेज, उस विद्रोही की कहानी जिसे दुनिया कहती थी कलम का सिपाही। हम बात कर रहे हैं कलम के सिपाही प्रेमचंद की, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की, हिंदी कहानी के पितामह की, जिन्होंने हिंदी कहानी को तिलिस्म, अय्यारी और जादूगरी की दुनिया से निकालकर आम आदमी की कहानी, आम आदमी की भाषा बना दिया। हिंदी में उर्दू के सहज इस्तेमाल से वो जुबान दी जिसमें पिछले 100 बरस में बनने वाली अनगिनत फिल्मों ने करोड़ों का कारोबार किया और कर रही हैं। उनकी कोई भी रचना, चाहे वो कहानी हो या उपन्यास, वो अपने समय से, अपने समाज से जुड़ी हुई है। यानी वो एक कोई किसी आइवरी टावर में रह के न सोचते न लिखते हैं, और अपने समय की जितनी समस्याएं थीं उनकी, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो अनमेल विवाह हो। प्रेमचंद को आज जमाना भूल गया है, लेकिन 100 साल पहले उन्होंने जमाना नाम की पत्रिका में ही धारावाहिक कहानियां सोजे वतन लिखी थी। प्रेमचंद जी ने जो है 5 कहानियों का संग्रह जो है कि जमाना पत्रिका में जो है कि निकाला, जिसमें कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूद, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। तो अंग्रेजों के लिए जो है कि यह कहानी बड़ी क्रांतिकारी यह जो है कि साबित हुई। अंग्रेजों को लगा कि यह तो हमलारी जो है कि बुनियादें हिला सकती, उनके लिए जो है कि एक खंजर जो है कि साबित होता। अंग्रेजों ने इस प्रति को जब्त करके आग के हवाले कर दिया। प्रेमचंद की कलम से अंग्रेज इतना डर गए थे कि प्रेमचंद को बिना इजाजत कहानी ना लिखने का हुक्म भी सुना दिया गया। इसी के बाद गुलाब राय के नाम से कहानी लिखने वाले कलम का सिपाही प्रेमचंद हो गया, लेकिन उनकी कलम नहीं डरी। वो गुलाम भारत के समाज की कुरीतियों को किसी माहिर सर्जन की तरह चीड़-फाड़ करने लगे। सेवा सदन, कफन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, उनकी करीब 200 से अधिक रचनाओं में से बहुतों का अनुवाद अंग्रेजी, रूसी, जर्मन समेत दुनिया की तमाम भाषाओं में हुआ। इन रचनाओं में एक कहानी मिस पद्मा भी है, जो ऐसी आजाद ख्याल वकील की कहानी है जो एक प्रोफेसर के साथ बिना शादी के रहती है और धोखा खाती है। लिव इन रिलेशनशिप आज के दौर की घटना हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा ये भविष्यवाणी प्रेमचंद 100 साल पहले कर चुके थे। अपनी प्रगतिशील सोच और अपनी कहानियों के मुताबिक ही प्रेमचंद ने पहली शादी नाकाम होने के बाद एक बाल विधवा शिवरानी से विवाह किया था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। जब यहाँ हिंदुस्तान में भूकंप आया और महात्मा गांधी ने कहा कि ये हम भारतवासियों के पाप का परिणाम है, उन्होंने फौरन हंस में संपादकीय लिखा कि बापू की बात बिल्कुल गलत है, अवैज्ञानिक है। भूकंप का हम भारतवासियों के पाप या पुण्य से कोई लेना देना नहीं, ये एक शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है भूकंप, और इसलिए भूकंप आया।
अफसोस की बात यह है कि ऐसी दूरंदेशी वाले साहित्यकार को भुला दिया गया है। वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद के पुश्तैनी गांव लम्ही बिसराया जा चुका है, लेकिन प्रेमचंद की 135वीं जयंती पर IBN 7 प्रेमचंद के गांव लम्ही पहुंचा है। यहाँ वो मकान भी है जिसे प्रेमचंद ने बनवाया था, ठाकुर का कुआं भी है जो प्रेमचंद की रचनाओं में आया है, और 87 साल के वो भाई राम भी हैं जिन्होंने प्रेमचंद को कहानी लिखते देखा। हम इस वक्त वाराणसी के लम्ही गांव में उस जगह पे हैं जो मुंशी प्रेमचंद्र जी का घर हुआ करता था। इस घर को मुंशी प्रेमचंद्र ने खुद अपने आप बनवाया था, और लेकिन ये घर अभी तक बना हुआ है, ठीक हालात में है। लेकिन यहाँ जो कमरे हैं उनमें आप देख सकते हैं कि पत्थर भरे हुए हैं, कबाड़ भरा हुआ है। ये कुआं हम लोगों का है, देख रहे हैं जो ना, ये पूरी प्रॉपर्टी है हम लोगों की थी, समझ रहे हैं। जो देख रहे हैं इसके बाहर सारी प्रॉपर्टी हम लोगों की थी। तो पिताजी हमारे कहें कि का चाचा का लिखल है, बैठे बैठे का करल है। तो कहें हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं अंतु। भाई राम को प्रेमचंद की बहुत सी बातें याद है। वो कहते हैं कि जब प्रेमचंद ने देशभक्ति से भरी हुई सोजे वतन लिखी थी, तब अंग्रेज इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने प्रेमचंद का दाहिना हाथ तक काटने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं था, उनका दाहिना गट्टा काटने के लिए आर्डर हो गया था कि इनका दाहिना गट्टा काट दीजिए। और उस समय दरोगा ऐसे रहे रहमदिल कि उनको नाम बदल दिया। प्रेमचंद, ये तो बात का नाम है ना, धनपत राय नाम उनका था। प्रेमचंद ने जो देखा, जो भोगा, उन्होंने वो अपनी रचनाओं का आधार बनाया। लेकिन इन रचनाओं में लिखा सच 100 साल बाद भी जस का तस है। गरीब और किसान का दर्द भी जस का तस है। लेकिन अफसोसनाक है कि अब कोई प्रेमचंद नहीं है। वाराणसी में प्रेमचंद के गांव लम्ही से वासुदेव त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर बनाई गई फिल्में आप में से कई लोगों ने देखी होंगी। हालांकि उनमें से अधिकतर असफल हो गईं, लेकिन माया नगरी में किस्मत आजमाने के लिए प्रेमचंद भी खुद क्यों असफल हुए, ये जानना कम दिलचस्प नहीं है। प्रेमचंद के बारे में ऐसी ही कुछ और दिलचस्प और अनकही कहानियां आपको हम दिखा रहे हैं। वाराणसी से 4 मील दूर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का पुश्तैनी गांव लम्ही अपने लाल की 135वीं जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है। पूनम राय नौजवान चित्रकार हैं और प्रेमचंद की जयंती पर उनके पुश्तैनी घर में अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने आई हैं। पूनम का मानना है कि आज के दौर में जब देश में किसानों की बात हो रही हो, बहस छिड़ी है, तब प्रेमचंद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। हम लोगों ने मतलब इतना पढ़ा है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में क्या से क्या किया। एक कहानी बन के हम लोग रह गए। हम लोग खाली कैनवास पे बस यही उकेरे हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया अपने लाइफ में। प्रेमचंद का संघर्ष सिर्फ पेंटिंग्स पर ही नजर नहीं आता है। उनकी रचनाएं लंबे वक्त से पीढ़ी दर पीढ़ी नौजवानों की प्रेरणा बनी रही हैं। कुछ साल पहले उनकी रचनाओं के किरदार मूर्तियों की शक्ल में भी जिंदा हो चुके हैं। इनमें ईदगाह का हामिद है, पंच परमेश्वर का पंच है, नमक के दरोगा का इंस्पेक्टर है, तो प्रेमचंद की मशहूर कहानी 2 बैलों की कथा के हीरा और मोती भी हैं। ये सारी वो कहानियां हैं जो इंसान के जज्बात की कहानी कहती है। यही वजह है कि 100 साल बीत जाने के बाद भी ये कहानियां गुजरे जमाने की नहीं लगती। प्रेमचंद के साथ कभी गिल्ली डंडा खेलने वाले बुजुर्ग भाई राम की माने तो प्रेमचंद इसलिए आज भी याद आते हैं क्योंकि उनकी कहानियां झूठी नहीं थी, किरदार गढ़े हुए नहीं थे, बल्कि लम्ही के आसपास से ही उठाए गए थे। तो बाबू रखले दूठे बरधा, तो एक का नाम रहल हीरा और एक का नाम रहल मोती। जा बेटा हीरा, जा मोती। तो वही पर 2 बैलों की जोड़ी भी लिख देलन। जिंदगी के करीब से जिंदगी के बीच से उठाए गए ऐसे ही किरदारों की वजह से ही प्रेमचंद को भले ही बड़े बड़े सरकारी सम्मान न दिए गए हों, लेकिन कला जगत में उन्हें सम्मान देना आज भी बदस्तूर जारी है। टीवी इंटरनेट के दौर में भी प्रेमचंद की कालजयी रचनाओं का मंचन आज भी समूचे देश में होता है और आज भी उन्हें देखने वालों की भीड़ लगती है। यहाँ मंच पर प्रेमचंद की कहानी निर्मला का मंचन हो रहा है। निर्मला यानी वो अभागी लड़की
जिसकी शादी उसके पिता के उम्र के शख्स से जबरदस्ती करा दी जाती है। ये हमारा लड़का मनसाराम, बड़ा लड़का, और ये है जिया मझला, और वो सबसे छोटा है। आज भी हिंदुस्तान के बहुत से हिस्से हैं जहां बाल विवाह और बेमेल विवाह होते हैं। निर्मला को पढ़ने के बाद शायद ही कोई कह सकता हो कि आजादी के पहले लिखी गई ये कहानी अप्रासंगिक हो चुकी है। सच मायने में देखिए तो हिंदी कथा लेखन की शुरुआत होती है प्रेमचंद से। प्रेमचंद का महत्व इस बात में है कि जिस चीज़ की उन्होंने शुरुआत की उसको अपने ही काल में अपने ही लेखन के माध्यम से चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया, इसलिए प्रेमचंद का और भी महत्व है। प्रेमचंद की रचनाओं का मंचन ही नहीं हुआ है, उनकी कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। यही नहीं, जाने माने गीतकार निर्देशक गुलजार भी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी रचनाओं पर करीब 1.5 दशक पहले दूरदर्शन के लिए तहरीर प्रेमचंद के नाम से एक सीरियल का निर्माण कर चुके हैं। वे जीते जी जिसके बदन पे चिथड़े थे, मरने के बाद उनने कफन पे नहीं, यही 5 रुपए उसकी जिंदगी में मिल गए होते तो दवा दारू करते ना बचती। मनरेगा मजदूरी के दौर में प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन मजदूर की मजबूरी को शायद सबसे मजबूत तरीके से उठाती है। सैकड़ों छोटे बड़े लेखकों की हजारों रचनाओं के बावजूद कफन जैसी धार शायद कहीं और नहीं मिलती। सच यह है कि भारत के ग्रामीण जीवन को जैसा प्रेमचंद ने बयान किया है वैसा शायद किसी और ने नहीं किया है। उनकी रचनाओं में शोषण के खिलाफ एक विद्रोह ही नजर आता है। हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रेमचंद जी ने जो गांव में पैदा हुए उस आत्मा के दर्दों को पहचाना तो सोचा कि अगर हमारे भारत की यह दशा है तो इससे हमारे भारत का कभी विकास होगा। इस सोच को लेकर के उन्होंने तमाम मानव समस्याओं को अपने उपन्यास के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया, जिसमें कि उनका जो है छोटा बड़ा मिलाकर के 15 उपन्यास है। लेकिन एक अजीब बात यह भी है कि जिस प्रेमचंद को उसके जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट का सम्मान दे दिया गया था, जिसकी रचनाओं पर पेंटिंग मूर्तियां बनती हैं, टीवी सीरियल लोकप्रिय होते हैं, उनकी कहानियों पर बनी फिल्में ज्यादातर असफल ही रहीं। सदगति, गोदान, गबन, हीरा मोती जैसी तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सकीं। 1977 में सत्यजीत रे की बनाई शतरंज के खिलाड़ी इकलौती ऐसी फिल्म है जिसे बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता मिली। माना जाता है कि शायद इसकी वजह यही है कि फिल्मी पर्दे पर गांव की कहानी नहीं चलती है, लेकिन किताबों में गांव ही भारत के लोगों को सोचने को मजबूर करता है। इसलिए प्रेमचंद की लोकप्रियता शायद हमेशा बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मुंशी प्रेमचंद का नाम लिया जाता है शेक्सपियर, टोल्स्टॉय और चेखव जैसे बड़े बड़े लेखकों के साथ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज ट्विटर पर सबसे ज्यादा जो लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में ट्वीट कर रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज है जो अमेरिका में रहा, अब ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। इयन वुडफर्ड उसका नाम है और वो लगातार भारतीयों से ज्यादा ट्वीट कर रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की। प्रेमचंद का लिखा साहित्य आला दर्जे का है और ये सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि क्यों उन्हें आज तक भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। वाराणसी से 4 मील दूर लम्ही में सफेदी से पुता 2 मंजिल का पक्का मकान उन सैकड़ों रात और दिन की यादों को समेटे हुए है जब प्रेमचंद लगातार घंटों बैठकर उपन्यास और अफसाना लिखा करते थे। हालांकि हिंदी में प्रेमचंद जैसा कोई उपन्यासकार दूसरा नहीं हुआ है, लेकिन शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि शुरुआत में प्रेमचंद हिंदी के बजाय उर्दू में लिखा करते थे। 1918 में प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसे वो पहले ही उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिख चुके थे। सेवा सदन हालात से मजबूर एक औरत के वैश्या बन जाने की कहानी थी। 1921 में आए किसान जीवन पर उनके पहले उपन्यास प्रेमाश्रम का मसौदा भी पहले उर्दू में गोशाए आफियत नाम से तैयार हुआ था। हालांकि दोनों ही उपन्यास को उन्होंने पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। एक ही कहानी को 2 भाषाओं में लिखना भी शायद प्रेमचंद के बूते की ही बात थी। लेखनी लिखने के लिए पेंसिल से लिखते थे सादे कागज पर, डॉट पेन नहीं था उस समय, और हमारे ही बगीचा में जा कर के वहाँ लिखते थे।
कभी कभी जाते थे वहाँ लिखने के लिए जब, तो वो खाने का भी अपने को भूल जाते थे कि हम कहाँ हैं इस समय। हुक्का पीने के शौकीन प्रेमचंद लिखने के लिए कभी मेहनत से नहीं चूके। जिंदगी में उन्होंने जो भी पाया उसे कड़ी मेहनत से पाया, लेकिन मुश्किलों से उनके भीतर का जिंदा दिल इंसान कभी नहीं झुका, जिसे हंसना हंसाना और खेलना कूदना पसंद था। कि हम लोगों के साथ वो गुल्ली डंडा भी खेलते थे, और उनका टार जो लगाया जाता था वो हम लोग लगाते थे, तो कहते थे बचपन में कि ये दादाजी का टाँड़ है, इतना गहरा टाँड़ मारते थे वो। लेकिन आर्थिक तकलीफ ने उनका साथ अंत तक नहीं छोड़ा। लम्ही में ये जो पक्का मकान आप देख रहे हैं, इसे प्रेमचंद ने अपनी कड़ी मेहनत से बनवाया था, वरना जिस मकान में 31 जुलाई 1880 में वो पैदा हुए थे वो एक झोपड़ी भर था। उनकी मां का नाम आनंदी देवी था और पिता मुंशी अजायब राय लहमी में डाक मुंशी थे। माता पिता ने प्रेमचंद का नाम धनपत राय रखा था। धनपत राय जब 15 साल के ही थे तब उनके पिता ने उनकी शादी करा दी। साल भर बाद ही पिता के देहांत के बाद 5 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इन्हीं हालात के बाद प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया था। हालांकि 13 साल की उम्र में ही प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी पहली हिंदी कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में सौत नाम से प्रकाशित हुई। इस बीच 1919 में बीए पास करने के बाद प्रेमचंद को शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर की नौकरी भी मिल गई थी। तो बाद में दूसरी तरफ साहित्य का सफर भी मरते दम तक जारी रहा। उन्होंने कहानियों के माध्यम से हमारे भारत के बदलाव को लेकर के एक स्वप्न नहीं महास्वप्न देखा, जहां 1900 से शुरू करके 1936 तक कहानियां लिखते रहे। 8 अक्टूबर सन 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए जो कि अलविदा हो गए। अपनी मौत से 2 साल पहले प्रेमचंद आर्थिक दिक्कतों का हल निकालने के लिए मायानगरी मुंबई गए थे। अजंता कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री उन्हें रास नहीं आई। साल भर में ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना लौट आए। हकीकत यह है कि प्रेमचंद सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए ही बने थे और हिंदी को बढ़ाने में दिया गया उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। 135 वर्ष के बाद भी हिंदी लेखकों में, खास तौर पे उपन्यासकारों और कहानीकारों में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखक प्रेमचंद हैं। आप कभी गौर कीजिए, रेलवे स्टॉल्स पे, बस अड्डे के बुक स्टॉल पे या और जगह एक ऐसा आदमी या एक ऐसी औरत जिसका साहित्य से कोई विशेष लेना देना नहीं है, वो भी प्रेमचंद का गबन उपन्यास या प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास खरीद के पढ़ता है आज भी। प्रेमचंद के साहित्य को जन जन, खासकर नौजवानों तक इसलिए पहुंचाने की जरूरत है क्योंकि भारतीय साहित्य में जिसे आज स्त्री विमर्श और दलित विमर्श कहा जाता है, वो 100 साल पहले ही उनकी रचनाओं में नजर आ जाता है। आज जब फिल्में और सोशल मीडिया लोगों को काल्पनिक दुनिया में ले जाती हैं, तो प्रेमचंद का साहित्य यथार्थ दिखाता है, सच से सामना कराता है। वाराणसी में प्रेमचंद के गांव लम्ही से वासुदेव त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।